सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। और जैसा कि हम बात करते हुए चल रहे थे, जो भी कोई विशेष तिथि होती है उसी दिन उस तिथि के बारे में, उस विशेष ऐतिहासिक दिन के बारे में आज 26 जनवरी 2022 को हम दो तिथियों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो बात करेंगे 25 जनवरी और 26 जनवरी। मैं प्यारे सहपाठियों से यही निवेदन करूंगा कि अपनी आदत में भी डाल लें, जिस दिन जो तिथि होती है सुबह सुबह न्यूज़पेपर में सबसे पहले उस तिथि के बारे में ऐतिहासिक घटनाओं को जानने का प्रयास करें। अगर कोई महत्वपूर्ण दिवस है तो उस महत्वपूर्ण दिवस को जानने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगी और बार बार जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपको याद भी बहुत लंबे समय तक रहेंगी। 25 जनवरी की बात करें, कल एक महत्वपूर्ण दिवस था 25 जनवरी, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और कारण कि 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके थोड़ा सा पीछे कारण को जानने का प्रयास करें तो 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया और 25 जनवरी उस स्थापना दिवस को ही हम सन 2011 ईस्वी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने लगे। अगर आपसे बात करें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को प्रथम बार कब मनाया गया, तो 25 जनवरी 2011। 25 जनवरी 2022 को हमने अपना 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। कारण अगर जाने किस कारण से 25 जनवरी को ही चुना गया, तो उसके पीछे एक कारण है कि 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर उद्देश्य को जानने का प्रयास करें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, अधिक से अधिक लोगों की चुनाव में भागीदारी बढ़ाना और लोकतंत्र में युवा लोगों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। ये हमारा उद्देश्य है और हर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की एक अलग थीम रखी जाती है। अगर हम 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि हम 2022 को मना रहे हैं, इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है चुनावों को समावेशी, सुलभ, सहभागी बनाना। थीम के बारे में बात करें तो एक बार थीम को भी देख लें, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। ये अपने 25 जनवरी 2022 को जो 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम रखी गई है। 25 जनवरी 2021 को जो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया था, इसकी थीम थी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। 25 जनवरी 2021 जो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, इसकी थीम थी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि पूछी जाती है तो तिथि को याद रखें। कल ही हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है, 25 जनवरी है और इसका उद्देश्य नए मतदाताओं को जोड़ना, अधिक से अधिक लोगों की चुनावों में भागीदारी बढ़ाना और युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। आज जैसा कि सबसे पहले हमने गणतंत्र दिवस की बात की, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी सभी को, सभी भारतीयों को, सभी हिंदुस्तानियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन हम बात करें कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण हो गया था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही इसे अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित कर लिया गया। लेकिन कारण क्या रहा कि हम 26 जनवरी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर पाए? इसके पीछे कारण जानने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा लाहौर के रावी नदी के तट पर, जहां दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर यह घोषणा की
कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं से यह अपील की गई कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं। और देश की परिस्थितियां ऐसी रहीं कि जो अंग्रेज देश को स्वतंत्र करके गए वो 15 अगस्त को गए। 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे या कहें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर तक, 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर पूर्ण हो गया। संविधान को आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को ही इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया। लेकिन इस तिथि को याद रखने के लिए हमें और 2 माह इंतजार करना पड़ा। इस तिथि को यादगार बनाने के लिए, जिस तिथि को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम बार झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तथा सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि सभी झंडा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस मनाएं। और यह सिलसिला देश स्वतंत्र हुआ है तब तक चला है। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जगह जगह रियासतों में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ध्वज फहराकर, झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इसी तिथि को याद रखने के लिए हमें 2 माह इंतजार करने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया। अतः 26 जनवरी को ही हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में याद करते हैं। ये 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया तथा मध्य एशिया के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। जैसा कि 2021 में हमने देखा, कोरोना की वजह से कोई मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया था। 2022 में मध्य एशिया के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। गणतंत्र दिवस पर जो लाल किले पर झंडा फहराया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। हम याद रखें, गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का, ध्वजारोहण का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का कार्य, ध्वजारोहण का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को देश में राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यों में राज्यपाल के द्वारा, जबकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देश में प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ये छोटी छोटी सी जानकारियां हमें होनी चाहिए। बात करें प्रथम गणतंत्र दिवस की, तो प्रथम गणतंत्र दिवस को इरविन स्टेडियम में मनाया गया था और इरविन स्टेडियम में प्रथम गणतंत्र दिवस को ध्वजारोहण का कार्य देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, और मनाया गया इरविन स्टेडियम में। इरविन स्टेडियम में प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण किया गया हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और इसमें मुख्य अतिथि रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, जो कि इरविन स्टेडियम में मनाया गया था। गणतंत्र दिवस पढ़ रहे हैं, आज गणतंत्र दिवस है। मैं एक बार पुनः सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो हमें मालूम हो कि गणतंत्र किसे कहा जाता है। गणतंत्र का मतलब है, अर्थ है कि जहां राष्ट्र का अध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो अथवा जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित किया जाता हो, ऐसा देश गणतंत्र कहलाता है। ऐसी व्यवस्था
गणतंत्र व्यवस्था कहलाती है। और जहां पे वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा या महारानी के बेटा राजा, उसे राजतंत्र कहा जाता है। हमारे देश में गणतंत्र व्यवस्था है। हमारे देश का अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र का अर्थ है कि उसका राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता हो, चुना जाता हो जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, प्लस किसी वर्ग को विशेष अधिकार मिले हुए नहीं हो, जैसा कि ब्रिटेन में लॉर्ड्स ऑफ हाउस में होता है। कई लोगों को वंशानुगत सीटें प्राप्त हैं, हमारे यहाँ संसद में किसी को वंशानुगत सीटें प्राप्त नहीं है। तीसरी बात, जो संप्रभुता है वो जनता में निहित होनी चाहिए, ना कि किसी विशेष वर्ग में, ना किसी विशेष लोगों में, ना किसी राजा के पास। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक संप्रभुता जनता में निहित होती है, वो गणतंत्र होता है। तो हमारी व्यवस्था गणतंत्रात्मक है। राजतंत्र व्यवस्था नहीं है। राज व्यवस्था को हम बहुत पहले उखाड़ चुके हैं। राजाओं को उखाड़ने में आपने देखा होगा प्रजामंडल आंदोलनों में, जहां उत्तरदायी शासनों की स्थापना के लिए कितने लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा, कितने लोगों को संघर्ष करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से राजशाही को उखाड़ पाए थे हम लोग। आज हमारा देश गणतंत्र है और हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दूसरी, इसी में बात करें डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज्य। जैसा कि हमने देखा 1928 ईस्वी का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और जो उस समय नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जी बोस, नेताजी, दोनों ही डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है जिसमें अधिकार, सारी नीतियां उसी देश को प्राप्त हों, लेकिन नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है, जो उस पर शासन कर रहा है, वो देश होता है। बाकी सारे अधिकार, विदेश नीति, सैन्य नीति, सारी शक्तियां, सारे अधिकार उसी देश को प्राप्त होते हैं, लेकिन उस पर जो शासन कर रहा होता है या जिसका शासन रहा है, उस देश का राष्ट्र अध्यक्ष, उसका नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, उसी के नाम से कार्य किए जाते हैं। वो डोमिनियन स्टेटस वाली स्थिति है, जिसकी मांग 1928 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में की गई, नेहरू रिपोर्ट में की गई, 1929 ईस्वी में। और इसके बारे में अभी 23 जनवरी गई है, 2-3 दिन पहले 23 जनवरी नेहरू जी का जन्मदिन, एक विशेष ऐतिहासिक दिन। इस दिन के बारे में भी हम आपसे कल या परसों नेहरू जी के पूरे जीवन चरित्र के बारे में, नेहरू जी के जितने भी देशभक्ति के कार्य किए गए, सबके बारे में बात करेंगे। तब और बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। आज आप इतना ही समझ लें, डोमिनियन स्टेटस का मतलब यही है कि नाम मात्र का शासन दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है, जबकि पूर्ण स्वराज्य में सभी अधिकार उसी देश को प्राप्त होते हैं जिसका शासन चल रहा है। जो देश है, अपने खुद के पास सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। वो पूर्ण स्वराज्य, दिसंबर 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यही 31 दिसंबर 1929 ईस्वी लाहौर में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी से अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। जगह जगह झंडा फहराने की कार्यकर्ताओं से अपील की गई। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब हमारा संविधान पूर्ण हो गया, इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस तिथि को याद रखने के लिए हमें 2 माह और इंतजार करके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे गणतंत्र को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसीलिए हम हर वर्ष, प्रति वर्ष 26 जनवरी 1950 ईस्वी से अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ये बात हुई 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में। हमने अपना 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है और 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आगे हम आपसे बात करेंगे 1-2 दिन में ही नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में। उनका जन्मदिन अभी 23 जनवरी को गया है। उससे पहले आपसे बात करें, जो कल रिजल्ट आया है, पटवारी का रिजल्ट आया, पटवारी की कट ऑफ डाली गई, उसके बारे में।
एक अंतर आपने जरूर देखा होगा पटवारी के रिजल्ट में कि जो मेल और फीमेल की कट ऑफ रही है उनमें काफी अंतर देखने को मिला है। 10-10, 12-12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक अंतर देखने को मिला है। उसका कारण है जिन परीक्षाओं में कई सारी सब्जेक्ट्स कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश आदि होती हैं, उन परीक्षाओं में अधिकांशतः मेल और फीमेल में काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसा कि हम देखें, अभी जो पटवारी की कट ऑफ निकाली गई वो 2 गुने बच्चों की निकाली गई है, यानी कि लगभग 5600 पोस्ट पे 11,000 बच्चों का वेरिफिकेशन होना है। अब बात करें कट ऑफ के बारे में। जनरल जो कट ऑफ रही है थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जनरल जो कट ऑफ रही है वो 220.72, ओबीसी कट ऑफ रही है 219 पॉइंट समथिंग है, यानी कि लगभग 1-1.5 नंबर का अंतर है। ईडब्ल्यूएस 210, एमबीसी 205, एससी 191 और एसटी 187। सभी वर्गों में जनरल में भी मेल 220 है, फीमेल 210, 10 के आसपास है, 10 पॉइंट समथिंग है। ओबीसी में भी लगभग 14-15 नंबर पीछे है फीमेल। ईडब्ल्यूएस में हम देखें मेल 210 है जबकि फीमेल 198 है, यानी कि 12 नंबर का फर्क है। यानी कि हर एक कैटेगरी में 10-10, 12 नंबर और 15 नंबर तक का फर्क देखने को मिला है। यहां ये दुगनी कट ऑफ है और अधिकांश बच्चों की संख्या कम मार्क्स पे होती है। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं बच्चों की संख्या कम होती जाती है और स्पष्ट है कि अधिक से अधिक 8 या 9 मार्क्स और कम से कम 5 या 6 मार्क्स बढ़कर जिनके नंबर आ रहे हैं 220 जनरल की कट ऑफ है और जिसके नंबर 228 और 29 आ रहे हैं उसका लगभग लगभग श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम अगर किसी कैटेगरी में अगर नंबर बढ़ेंगे तो 5 से 6 और अधिक से अधिक किसी कैटेगरी में अगर नंबर बढ़ने हैं तो वो 8 से 9, इससे ज्यादा अप ग्रो नहीं होगी परसेंट, इसी परसेंट पे रहना है। लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी तैयारी के बावजूद, अच्छी मेहनत के बावजूद किन्हीं कारणवश या कहें कि हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया, हम दोगुनों की भी दोगुने वाली कट ऑफ में भी नहीं आ पा रहे हैं या दोगुने वाली कट ऑफ में आ गए हैं लेकिन 1-2 नंबर ही ऊपर हैं और हमें संभावना नहीं है। ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र अगर वीडियो प्री पास करने की दौड़ में हैं, वीडियो प्री में भी ये ध्यान रखें गर्ल्स और बॉयज, क्योंकि उसमें भी लगभग सारी सब्जेक्ट हैं, इसीलिए गर्ल्स और बॉयज में काफी अंतर रहने वाला है। गर्ल्स की उसमें भी 5-5, 7-7, 10-10, 12 नंबर तक नीचे रहने वाली है। इसीलिए जिन बच्चों के वीडियो प्री पास होने की स्थिति में है वो अभी से वीडियो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, अच्छे से तैयारी करें। मैं अपने सहपाठियों को, अपने विद्यार्थियों को एक बात बता देना चाहता हूं, आप ये ध्यान रखें कि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा लगभग 4-5 साल में मिलने वाला है। क्यों? उसका कारण है अभी जितनी भी वैकेंसियां निकाली हुई हैं उन सभी वैकेंसीज को सभी पार्टियां, सभी सरकारें इस बात को समझती हैं कि जनता जो लास्ट में किए गए कार्य होते हैं उनको ध्यान रखती है। इसीलिए दिसंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए जुलाई अगस्त में आचार संहिता लग जाएगी, तो अक्टूबर नवंबर 2021 से जून जुलाई 2022 परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे।
परीक्षाओं के महीने रहेंगे, परीक्षाओं के साल रहेंगे और 2000 अक्टूबर नवंबर 2022 से जून जुलाई 2023 ये परीक्षाओं के महीने रहने वाले हैं और 2022 का शुरुआती साल पूरा भर्तियों को निकलने में लगने वाला है। अधिक से अधिक भर्तियां निकाली जाएंगी जिससे सरकार को वापस रिपीट किया जा सके। हर एक सरकार यही चाहती है कि हम वापस से पुनः अपनी सरकार बनाएं और सरकार बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने का प्रयास करेगी। ऐसा आपको फिर दोबारा वही जब 2028 में चुनाव होने होंगे तब 2027-28 में यही स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे साथियों, एक बात का ध्यान रखें, अभी तक दी हुई परीक्षाओं में अगर किन्हीं कारणों से आप पिछड़ रहे हैं तो आगामी आने वाली परीक्षाओं, कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। राजस्थान पुलिस की परीक्षा होने वाली है, वनपाल, वन रक्षक, कई सारी परीक्षाएं होने वाली है। अधिकांश वैकेंसी रिपीट होकर आएंगी, बढ़कर आएंगी। आज छात्रों को रीट में पद बढ़ाने के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं, लेकिन अब चुनावी साल आ गया है, इसलिए आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, आपको आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। अब ये अपने आप ही देखा, जैसे कि आपने पटवारी वाले में बाद में अपने आप ही 5600 पद कर दिए गए। वन विभाग की भी घोषणा हो चुकी है कि रिवाइडेड होके आएंगे, दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे। इसीलिए अधिक से अधिक समय अपना पढ़ाई को दें, व्यवस्थित रूप से पढ़ाई करें। मैं आपसे एक बार फिर अपील करना चाहूंगा, सृष्टि क्लासेज भुसावर यूट्यूब चैनल पर जो छात्र नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ परीक्षाओं तक इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर बने रहेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर भी चर्चा करते रहेंगे। आगामी आपसे 23 जनवरी सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में बात करेंगे और आपके लिए अगला टॉपिक राजस्थान का एकीकरण भी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के अधिकांश टॉपिक लेके इसी तरह उपस्थित आपके सामने उपस्थित रहेंगे। आपका प्यार और स्नेह इसी तरह बना रहे और सृष्टि क्लासेज भुसावर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।